नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 4 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 3 के लास्ट पोर्शन को रिवाइज कर दें, जिससे कि लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो देखिए भाई, पिछले टर्न पर लेक्चर 3 में हमने आप लोगों को ये बताया था कि कोई भी डेनियल सेल कैसे बनता है। तो मैंने बताया था कि जब जिंक के इलेक्ट्रोड को या कॉपर के इलेक्ट्रोड को, या हम इन कॉमन ले लें कि जब दो हाफ सेल को साल्ट ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है और उनको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया जाता है, तो यह सेल डेनियल सेल या गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल कहलाता है। गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, उसका नाम है डेनियल सेल। डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड स्पेसिफाई हो जाते हैं, जैसे एनोड जिंक का होता है और कैथोड कॉपर का होता है। जिंक की राड को जिंक सल्फेट में, कॉपर की राड को कॉपर सल्फेट में। तो यही चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले टर्न पे कि अगर हम जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डिप करें तो जिंक की राड को हमने किस में डिप किया? जिंक की राड को हम लोगों ने डिप किया जिंक सल्फेट में। जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डिप किया। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर निगेटिव 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 निगेटिव, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा। ये काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर जिंक का, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज एक दूसरे के बहुत क्लोज विसिनिटी में हैं, तो एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन बातों पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है कि नहीं, इसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है कि नहीं, इसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि नहीं। इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था नस्ट। और आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, टेम्परेचर का क्या प्रभाव है, इस जो इलेक्ट्रोड है इसके नेचर का क्या प्रभाव है। तो इन बातों को डिस्कस करने वाले वैज्ञानिक का नाम था नस्ट। नस्ट ने क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ concentration of the electrolytic solution on the electrode potential, what is the effect of temperature on the electrode potential of this cell। तो इस तरीके से this electrode, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नस्ट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसका क्या प्रभाव होगा, टेम्परेचर को बदलें तो क्या प्रभाव होगा, इन सब को डिस्कस करने वाले वैज्ञानिक का नाम था नस्ट। तो इसी को हम हेडिंग के तहत पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ EFFECT, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और दोनों चीज़ों को आप अंडरलाइन करें, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, POTENTIAL, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इन्हीं चीज़ों का प्रभाव, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन का प्रभाव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, टेम्परेचर का प्रभाव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, जिस इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया उसी इक्वेशन का नाम है नस्ट इक्वेशन। तो यहीं पर हम लोग एक हेडिंग लिख लेंगे कि ये जन्म देगा किसको? नस्ट इक्वेशन को। दिस इज द नस्ट इक्वेशन। यहीं से हम डिराइव करेंगे नस्ट इक्वेशन। तो देखिए भाई, अब धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलिए। मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन किया था, मैंने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिफाइन किया था। मैंने कहा था जब किसी भी मेटल की राड को, मान लिया कि ये मेटल की एक राड है, ये मेटल की एक राड है, इसको किसी साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया, ये देखिए इसको किसी साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया, ये इसका साल्ट है, ये इसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है या साल्ट सॉल्यूशन है। तो किसी भी मेटल की राड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया, हमने मान लिया कि ये ZnSO4 है। क्या है? ZnSO4। और इसको मान लिया कि ये जिंक है। तो ये बताइए कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को, जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लें और टेम्परेचर 298 केल्विन ले लें,
तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक विशेषता थी कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दी जाए, टेम्परेचर 298 केल्विन कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ऐसे आप फिगर बना लीजिएगा। ये नोट 1 है। इसके बाद नोट 2, अगर हम एक विद्यार्थी हमारा ये कह रहा है कि सर अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को 1 मोलर ना लें, टेम्परेचर 298 केल्विन ना लें, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिफरेंट होगा? तो मेरा जवाब होगा कि हाँ, अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, ये जो भरा हुआ है वेजल में, और अगर हम टेम्परेचर 298 केल्विन ना लें, इससे कम ज़्यादा लें, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी दैन दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरीके से एक फिगर और बनाना है हम लोगों को, सेकेंड फिगर, और ऐसे लिखना है कि ये जिंक है, जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डिप किया गया। कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डिप किया गया है। इसकी कंसंट्रेशन CONC कंसंट्रेशन इज नॉट 1 मोलर और टेम्परेचर इज नॉट 298 केल्विन। टेम्परेचर इज नॉट 298 केल्विन। टेम्परेचर इज नॉट 298 केल्विन। तो देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पर लिखिए देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, then the electrode potential will be different, electrode potential different होगा than the standard electrode potential, different than the standard electrode potential, STANDARD, standard electrode potential, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने ये पाया कि इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, दूसरे नंबर पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इन्हीं का प्रभाव देखने के लिए नस्ट ने एक इक्वेशन दिया और वही इक्वेशन कहलाता है नस्ट इक्वेशन। तो इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद आप लोग लिखिए कि नस्ट इक्वेशन, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी डिफरेंट देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जिसका टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है और जिस केस में कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया वो नस्ट के द्वारा किया गया और नस्ट इक्वेशन के द्वारा किया गया। यहीं से नस्ट इक्वेशन का जन्म होता है। तो दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही नीचे स्टार बना के लिखिए कि दिस यहीं आपके पास जगह होगी, यहीं लिखिए कि दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड बाय नस्ट इक्वेशन, NERNST, नस्ट इक्वेशन। दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड बाय नस्ट इक्वेशन। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेटेड बाय नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कोई भी जो इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन है उसको हम लोग रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। ये मूल मंत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चा यही गलती करता है कि नस्ट इक्वेशन हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा दिया गया इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में, अगर नहीं दिया गया है तो हम उसको रिडक्शन फॉर्म में लिख लेंगे और उसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है उसको हम चेंज कर देंगे। अगर वो ऑक्सीडेशन के टर्म में है तो हम उसको रिडक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे और जो वैल्यूज़ हैं उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम उसको माइनस साइन लगा देंगे या प्लस साइन, जैसा भी रहे साइन चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन, लेकिन इस पर्पज के लिए उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नस्ट इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट करने के लिए हम दी गई इलेक्ट्रोड रिएक्शन को हमेशा रिडक्शन फॉर्म में रखेंगे। किस फॉर्म में? रिडक्शन फॉर्म में। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन फॉर्म में लिखना इलेक्ट्रोड को बहुत नेसेसरी कंडीशन है
तभी हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। किसी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पर जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी गई हम नस्ट इक्वेशन को अप्लाई नहीं करेंगे, उसको सबसे पहले हम रिडक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम एक नोट लिखना चाहते हैं कि फॉर दिस पर्पज इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज रिटन इन द रिडक्शन फॉर्म। तो नोट करके लिखिए, आप भी नोट करके लिखिए मेरे साथ कि फॉर दिस पर्पज, नोट करके लिखिए, फॉर दिस पर्पज इलेक्ट्रोड रिएक्शन is written in the reduction form, always, हमेशा रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि हम नस्ट इक्वेशन को अप्लाई फॉर दिस पर्पज इलेक्ट्रोड रिएक्शन किसके लिए, किस पर्पज के लिए, टू अप्लाई नस्ट इक्वेशन, टू अप्लाई नस्ट इक्वेशन। तो हम कोई इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन जो कि रिडक्शन फॉर्म में है उसको हम मान लें और उसी पर हम अप्लाई करें नस्ट इक्वेशन कि नस्ट ने कैसे उस रिडक्शन फॉर्म के इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन पर नस्ट इक्वेशन को अप्लाई किया था। तो नीचे लिखिए फॉर एग्जांपल लेट, यहीं पर हम लोग नोट कर लेते हैं, यहीं पर हम लोग नोट कर लेंगे। आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ पर नोट करिए। लेट कोई इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन जो कि लेट M+N कोई मेटल आयन है, इसको N इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो क्या बनाएगा भाई, ये मेटल बना देगा। ये क्या बना देगा, मेटल, सॉलिड फॉर्म ना। तो कोई मेटल आयन है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में है, उसको अगर N इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेटल सॉलिड बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अरे भाई अगर हम ले तो Zn+2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो क्या बना देगा, जिंक बना देगा ना। अगर इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल कॉपर+2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कॉपर। तो ये बताइए ये रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में है कि ऑक्सीडेशन, सर ये रिडक्शन फॉर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितने, N इलेक्ट्रॉन। तो ये रिडक्शन फॉर्म में है, तो ये यहाँ पे लिख लेना कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो रिडक्शन रिएक्शन, यह रिडक्शन रिएक्शन होगी ना भाई, बताते रहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। तो नस्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नस्ट के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में लिखी गई है, जो इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन लिखी गई है रिडक्शन फॉर्म में, तो इसको कैसे नस्ट ने लिखा था इसको देखिए, समझिए। देन अकॉर्डिंग टू नस्ट, NERNST, देन अकॉर्डिंग टू नस्ट। तो देखिए भाई कैसे ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे नस्ट ने लिखा था, कैसे उसने मेजर किया था। तो देखिए भाई लिख रहा हूँ मैं, E माने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, इस इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड रिडक्शन फॉर्म में है। तो ये देखिए मेटल और प्लस आयन और क्या M। क्यों ऐसा हुआ, ये देखिए ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो N इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, किसने, मेटल आयन ने, तो मेटल सॉलिड बना दिया। तो ये जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये क्लेरिफाई होता रहे, यही बच्चा गलती करता है। तो M+N M में, मतलब जो मेटल आयन था वो रिड्यूस हो गया किसमें, मेटल में, इज इक्वल टू E0, इसी का स्टैंडर्ड E0 M+N M ना, माइनस फिर RT गैस का RT अपान NF, फिर यहाँ पर क्या ln प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट। तो चलिए फिर से मैं लिखता हूँ, अब की बार प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्पेसिफाई कर देता हूँ। मेटल आयन एज सच जैसा था वैसा मैंने लिख लिया,
इज इक्वल टू ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, m प्लस n रिड्यूस हो रहा है तो m प्लस n रिड्यूस हो रहा है मेटल में, माइनस RT अपान n क्या है बताएंगे हम, ln प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, बोलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मेटल सॉलिड फॉर्म में अपान मेटल आयन m प्लस n, मेटल आयन m प्लस n, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लिख लीजिएगा, ये कंसंट्रेशन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये लिखा कि E m प्लस n, m इज इक्वल टू ई नॉट m प्लस n, m माइनस आर टी अपान एन एफ ln मेटल सॉलिड अपान m प्लस n। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं इसको पहले हम लोग नोट कर लें। ये बताइए, मैंने एक दिन आपको बताया था, एक लेक्चर में बताया था कि अगर ln को LOG लिखना हो तो हम उसको 2.303 LOG, यहाँ बेस 10 और ये बेस ई, मतलब कि नेचुरल लॉगरिथम इज कन्वर्टेड इनटू लॉगरिथम बेस 10, तो उसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ln बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। तो क्या यहाँ पर देखिए ln है, क्या इस ln को LOG में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर। आप ln को LOG लिखिए और उसके साथ में 2.303 से मल्टीप्लाई करिए। तो अगर हम इसी इक्वेशन को लिखने का प्रयास करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूं भाई, मेरे पास यहाँ पे मेटल है सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे मैंने, तो अब इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन फॉर्म के इलेक्ट्रोड का मेटल इज इक्वल टू ई नॉट m प्लस n और क्या m माइनस, ओके, ln जो है उसको मैंने 2.303 RT अपान NF, और यहाँ पर क्या लिख लिया log, और यहाँ बेस 10 अंडरस्टूड है, यहाँ पे क्या लिखा मेटल सॉलिड, प्रोडक्ट वाइज से बिल्कुल सारी चीज़ें उतार लिया, और यहाँ पर मेटल प्लस आयन। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हमने लिखा था जो कि रिडक्शन फॉर्म में था, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नस्ट ने लिखा। दिस इज द, ध्यान रखिए बच्चा गलती करता है, वो कहता है ईएमएफ नहीं है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। किसका? इस इलेक्ट्रोड का जो कि रिडक्शन फॉर्म में, यही गलती करता है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि नस्ट ने सिंगल इलेक्ट्रोड जो कि रिडक्शन फॉर्म में है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन किया था, डिटरमाइन किया था इस इक्वेशन के द्वारा। तो E m प्लस n इज इक्वल टू ई नॉट m प्लस m इज माइनस 2.303 RT अपान NF log बेस 10 मेटल सॉलिड अपान दिस। तो वेयर, अब सारी चीज़ों को हम लोगों को लिखना है कि वेयर, जहाँ पर E क्या है, ये यहाँ पर m प्लस n दिस क्वांटिटी, ये क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल POTENTI इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर द गिवन कंसंट्रेशन ऑफ electrode potential under the given concentration of m plus n ions and temperature. Electrode potential under given concentration of metal plus ions and temperature T, absolute temperature T, absolute temperature T, absolute temperature T। दूसरे नंबर पे ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नोट करिए, ई नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर क्या है भाई, आर, ये आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 8.314 JK-1 मोल -1। मैंने इसकी 4 वैल्यूज बताई थी ना,
लेकिन इसकी वैल्यू जो जूल पर केल्विन में हमें यही यूज़ करेंगे यहाँ पर। फिर टी क्या है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक। और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में ट्रांसफर हुए हैं वो एन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो हम कहें एन की वैल्यू 2। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है Cu +2 इलेक्ट्रॉन Cu, तो ये बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर कहीं पर ये लिखा हो H + 1 इलेक्ट्रॉन =12 तो 1 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1। n = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, FERRED, ट्रांसफर्ड। फिर F क्या है भाई, F इज द फैराडे, F इज द FARADAY, फैराडे। अब फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम, COULMB। तो इस तरीके से हमने जितने भी नोटेशन थे सबको मेंशन कर लिया, नोट कर लिया। M+M क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अंडर द गिवन कंसंट्रेशन ऑफ M+ आयन एंड टेम्परेचर। E0 नॉट लगा हुआ है इसलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। R क्या है, R गैस कांस्टेंट है। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 298 केल्विन। और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू होती जाएगी 2, 3, 4 ऐसे। यह फैराडे है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीज़ों को हमने नोट कर लिया, मेंशन कर लिया। R की वैल्यू, T की वैल्यू, N की वैल्यू, F की वैल्यू, सारी वैल्यूज हम रख दें क्योंकि R गैस कांस्टेंट है स्टैंडर्ड स्टेट में, 8.314 इसकी वैल्यू रख दें। T की वैल्यू 298 केल्विन रख दें। N को N रहने दें क्योंकि एक जनरल रिएक्शन है, यहाँ N है। और F को 96,500 कूलम रख दें। तो ये देखें कि हमारी वैल्यू क्या स्वरूप लेती है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रखेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिए भाई, केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर कोई भी मटेरियल प्योर सॉलिड स्टेट में है या प्योर लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा यूनिट मानी जाएगी। तो जैसे यहाँ पर मेटल सॉलिड स्टेट में है तो इसकी कंसंट्रेशन 1। आयनिक फॉर्म में आप उसको 1 ना लीजिएगा, लेकिन अगर कोई मेटल, तो हमें लिखना चाहते हैं कि फॉर सॉलिड्स, फॉर प्योर सॉलिड, जो शुद्ध सॉलिड हैं, जो शुद्ध ठोस हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चे जुड़े हैं मैं उनको हिंदी में बता रहा हूँ कि फॉर प्योर सॉलिड्स, जो शुद्ध सॉलिड हैं, शुद्ध ठोस है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, या लिक्विड है या गैसेज हैं, उनके लिए उनकी कंसंट्रेशन, दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर में सांद्रता, उनकी वैल्यू हमेशा 1 ली जाएगी। लड़का यही गलती करता है, जब कभी नस्ट इक्वेशन लिखवाया जाता है और 4 ऑप्शन बना दिया जाता है IIT JEE और नीट में, तो बच्चा गलती करता है, कभी कभी इसको 1 करके इसको ऊपर ले जाएगा तो इसको प्लस करेगा। तो ये ध्यान देना है कि नोट करके लिखना है कि फॉर प्योर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज, नोट करके लिखिए, फॉर प्योर सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेज, फॉर, नोट करके लिखिए, फॉर प्योर सॉलिड्स, फॉर प्योर सॉलिड्स, फॉर प्योर सॉलिड्स, फॉर प्योर सॉलिड्स आर लिक्विड्स, फॉर प्योर सॉलिड्स आर लिक्विड्स, आर गैसेस, GASES, गैसेस, द कंसंट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेयर, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेयर गैसेस के लिए, आर गैसेस, गैसेस किस, एट 1 एटमॉस्फेयर, गैसेस के लिए बता, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, द मोलर कंसंट्रेशन, the molar concentration is taken as unity, is taken as unity, मतलब कि जो मोलर कंसंट्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पर देखिए मेटल सॉलिड फॉर्म में है ना, मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, इसी इक्वेशन को लिखना है फिर से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन फॉर्म के इलेक्ट्रोड का इज इक्वल टू E0 m प्लस m माइनस 2.303 RT अपान NF, और यहाँ पर log, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पर क्या m प्लस दिस। ओके, तो देखिए ये इक्वेशन, ये फॉर्म ले लिया। अब देखिए कभी कभी जो जेई और नीट के प्रश्न आएंगे उसमें इस m प्लस आयन को ऊपर ले जाएगा, और जब इसको ऊपर ले गया तो ये हो जाएगा m प्लस n, आप पहले समझ लीजिए -1, और ln या log, एक फार्मूला आप जानते हैं, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है ना। तो ये वैल्यू जब ऊपर गई, निगेटिव में गई, तो निगेटिव आगे आएगा, बिफोर आएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। तो इसको अगर कोई लिखना चाहे तो log m ऊपर जाएगा और यहाँ प्लस लगा देगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिएगा, हमने यूनिट कंसंट्रेशन कर दिया फॉर प्योर सॉलिड्स का। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखिए नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड कांस्टेंट्स, जो स्टैंडर्ड कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज अगर रखा जाए तो हम देखेंगे कि नष्ट इक्वेशन कौन सा स्वरूप लेता है, नष्ट इक्वेशन कौन सा स्वरूप लेता है। देन पुटिंग देखिए भाई, समझ लीजिए, तब आर की वैल्यू कितना रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे 8.314, 8.314 JK -1 मोल -1, ठीक। टी की वैल्यू कितना रख दें, 298 केल्विन रख दें। एफ की वैल्यू कितना रख दें, 96,500 कूलम रख दें, COULOMB। तो अगर तीनों वैल्यूज हम रखें तो 2.303 RT अपान NF तो रख दें, तो देन फ्रॉम इक्वेशन 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 से यहाँ पर एक लाइन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल आयन मेटल इज इक्वल टू E0 m प्लस m माइनस 2.303। देखिए विद्यार्थी लोग गण इधर देखें, हमारे बच्चे इधर देखें, R की वैल्यू 8.314 JK -1 मोल -1 होती है ना। मैंने आपको बताया था गैस कांस्टेंट की 4 वैल्यूज होती हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ जिन बच्चों को याद नहीं है, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है और हमसे भी इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है कि आप गैस की चारों कांस्टेंट वैल्यूज बताइए। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, 4 वैल्यूज हैं इसकी। तो पहले नंबर पे 8.314 JK -1 मोल -1, दूसरे नंबर पे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। फिर तीसरे नंबर पे 8.314 इंटू 10 की 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग ना, तो अर्ग K -1 मोल -1, और फिर है 1.96 या नियरली इक्वल टू 2 कैलोरी पर डिग्री और फिर पर मोल। ये 4 वैल्यूज हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं यार की। 8 कई बार आया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए तो बहुत रामबाण है। 8.314 JK -1 मोल -1, दूसरे नंबर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, तीसरे नंबर पे चूंकि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है तो मैंने रख दिया 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल, और फिर 1.962 कैलोरी पर डिग्री पर मोल।
1.96 या देखो ये 2 के बराबर है ना, तो मैंने रख दिया 2 कैलोरी। तो यहाँ पर देखिए 2.303 आर की वैल्यू कितना रखना है 8.314, टी इज इक्वल टू 298 केल्विन। और यहाँ पर क्या रखा जाए, एन को एन रहने दिया जाए, एन को एन रहने दिया जाए, फैराडे की वैल्यू रख दिया जाए 96,500 कूलम। और आगे क्या है log 1 मेटल आयन की पावर प्लस। ओके, तो देखिए पहले इसे समझ लीजिए सब लोग कि ये 2.303, 8.314, 298 और 96,500 कूलम, इतनी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी E0 m प्लस एन एम माइनस 0.0591। और n है ना, बिल्कुल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। और यहाँ पर क्या लिख लिया log 1 मेटल आयन m प्लस n। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन इलेक्ट्रोड विच इज गिवन बाय नस्ट। तो इस तरीके से आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट करिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड ई एम प्लस एन एम। ई क्या है भाई, ई माने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन फॉर्म E0 m प्लस एम माइनस 0.0591 अपान एन log 1 अपान एम प्लस एन। 1 कहाँ से आया, चूंकि मेटल सॉलिड फॉर्म में था, मेटल सॉलिड फॉर्म में था, इसलिए मैंने बताया कि प्योर सॉलिड, लिक्विड या गैसेज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर अगर हैं तो उनकी कंसंट्रेशन को हम यूनिट लेंगे। तो इस तरीके से नस्ट इक्वेशन क्या हुआ, देखिए इन जनरल जैसे फ्लो में हम लोग लिखते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि आप नस्ट इक्वेशन बताइए तो आप बता दीजिएगा कि सर ई सेल इज इक्वल टू, ऐसे लिखिए ई इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपान एन log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, बस ऐसे लिख देंगे। देखिए ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। ये जो कैलकुलेशन है 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन 96,500, ये कैलकुलेट करके इतनी वैल्यू आती है 0 पॉइंट। और एग्जाम में समय कम रहता है और ज़्यादा कैलकुलेट करना रहता है, तो इस तरीके से E इज इक्वल टू E0 माइनस 0 पॉइंट। तो एक नोट लिखिए नीचे, एक नोट लिखिए, फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन केवल रिडक्शन इलेक्ट्रोड के लिए होता है। मतलब अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले अपने आंख से ध्यान से देख लेंगे कि ये रिडक्शन फॉर्म में है कि नहीं। रिडक्शन फॉर्म का मतलब जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो नहीं है तो उस मान लीजिए कि अगर कोई भी, मैं समझा दे रहा हूं, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है Cu चेंज हो रहा है Cu+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है माइनस 0.34, तो क्या इस पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई किया जा सकता? नहीं किया जा सकता सर। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन फॉर्म में है। देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है Cu+2 में, यहाँ 0 था, यहाँ +2 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गई, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो इस पर तो हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन और क्या बना दीजिए Cu, और यहाँ पर E0 की जो वैल्यू हो जाएगी फिर क्या हो जाएगी प्लस 0.34, ये वैल्यू बदल देंगे। तो अगर कोई भी रिएक्शन जो रिडक्शन फॉर्म में है हम उसी पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम चेंज करके रिडक्शन फॉर्म में बना लेंगे। तो उसी चीज़ को हम नोट में लिखना चाहते हैं कि व्हाइल अप्लाइंग द नस्ट इक्वेशन, लिखिए व्हाइल अप्लाइंग द नस्ट इक्वेशन, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, while applying APPLYING, while applying nust equation, while applying nust equation, the electrode reaction is written, while applying the nust equation
the electrode reaction is written, the electrode reaction is written always in the reduction form. Electrode reaction is written always in the reduction form, reduction, in the reduction form. ये देखिए आप ऐसे कर लीजिए अंडरलाइन, और यहाँ पर नस्ट इक्वेशन को सर्किल कर लीजिए कि नस्ट इक्वेशन का संबंध किससे है, रिडक्शन फॉर्म से। और ऐसे बना लीजिए, आप भी आपके पास जगह हो तो ऐसे बना लीजिए, अब पेन चेंज कर दीजिएगा, जिससे आप जब कभी रिवीजन करने जाएं एग्ज़ाम के टाइम में तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि नस्ट इक्वेशन अगर हम अप्लाई करवाएं किसी से तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप रिडक्शन फॉर्म में लिख लीजिए। रिडक्शन फॉर्म में लिखने के बाद E = E0 - 0.0591 इंटू log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप हेडिंग डाल दीजिए। पहले समझ लीजिए क्या हेडिंग डालना है। देखिए मैंने बताया अभी तक कोई भी मेटल की राड है उसको मैंने साल्ट सोल्यूशन में उसके डिप किया। मैंने बताया कि इस मेटल की राड को मैंने जनरल इस फॉर्म में लिख लिया, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हो रहा है, मेटल बना रहा है। इस पर नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया, लेकिन तो जो इलेक्ट्रोड E निकाला आपने EM+NM, वो M+NM क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिस इलेक्ट्रोड। इसी तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे यहाँ पर आपने निकाला नेक्स्ट इक्वेशन यूज करके, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोड है बच्चा, इसको ध्यान से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थी। इलेक्ट्रोड है, सिंगल इलेक्ट्रोड, हाफ सेल है। लेकिन अगर किसी सेल को बनाना है तो इसी को किसी और दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ना पड़ेगा ना, इसको साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ना पड़ेगा ना, साल्ट ब्रिज के माध्यम से बताया था। मतलब दो हाफ सेल, एक हाफ सेल ये है, दूसरा हाफ सेल ये है, दोनों को अटैच कर दिया साल्ट ब्रिज से और इसको कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो ये सेल बन गया। और इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वही EMF होता है, जबकि सेल से कोई भी धारा ना बह रही हो, EMF है। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन को किसी सेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द EMF ऑफ द सेल। तो यही हेडिंग डालना है कि हम सेल पर, कोई एक सेल है, सेल अगर नाम ले लिया तो उसमें दो हाफ सेल होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर हाफ सेल कहा तो सिंगल इलेक्ट्रोड, अगर मैंने सेल कहा तो दो सेल होंगे, दोनों साल्ट ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है किसी सेल रिएक्शन पर, तो यही हेडिंग देना है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। लिखिए, हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, effect of electrolyte concentration and temperature on the EMF माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑन द EMF ऑफ ए सेल। किसी भी सेल का जो EMF है उस पर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है। मतलब यहाँ फिर नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम, नेक्स्ट इक्वेशन NEAR, नेक्स्ट इक्वेशन। तो हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द EMF ऑफ ए सेल, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द EMF ऑफ ए सेल, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द EMF ऑफ ए सेल, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। तो देखिए भाई समझिए, अभी मैंने बताया कि कोई इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है मेटल की राड को, इसके साल्ट सोल्यूशन में डिप किया गया, ये इसका साल्ट सोल्यूशन है मेटल का, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल। तो मैंने बताया कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपने कहा नेक्स्ट इक्वेशन से। मतलब और नेक्स्ट ने क्या बताया था, नेक्स्ट ने कहा था कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन का और टेम्परेचर का इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही तो बताया था ना कि कंसंट्रेशन बदलें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना बदलेगा, टेम्परेचर बदलें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना बदलेगा। अब ये कह रहे हैं कि जैसे आपने इलेक्ट्रोड पर अप्लाई किया था वैसे आप सेल पर अप्लाई करिए, जैसे आपने हाफ सेल पर अप्लाई किया था वैसे आप सेल पर। इसका मतलब दो सेल को जोड़ लिया जाए,
तो फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ, पहले मैं बना के समझा देता हूँ, फिर आप बनाइएगा। तो देखिए, मैंने एक जिंक की राड को लिया, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मैंने जिंक की राड को लिया, ये इसको किस में डिप किया भाई? जिंक सल्फेट में। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जिंक की राड को लिया, किस में डिप किया? जिंक सल्फेट में। दूसरा मैंने किसको लिया? कॉपर की राड को लिया, किस में डिप किया? ये कॉपर की राड है, किस में डिप किया? कॉपर सल्फेट में। इसको किस में डिप किया? CuSO4 में। और किससे अटैच किया इसको? इन दोनों को अटैच किया हमने, ये देखिए, इन दोनों को अटैच किया हमने साल्ट ब्रिज से। ये साल्ट ब्रिज है, आप भी बना लीजिएगा मेरे साथ। ये साल्ट ब्रिज है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखे जाते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इनर्ट ही क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के साथ में कोई रिएक्शन पार्टिसिपेट ना करें। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, NH4, NO3, KNO3 एसेट्रा, ये सब इसमें रखे जाते हैं। तो देखिए भाई, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। एक्चुअल में डेनियल सेल है ना, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड। ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो दोनों पर रिएक्शन, एक हाफ सेल ये है, दूसरा हाफ सेल ये है, दोनों हाफ सेल को जोड़ दिया गया तो सेल बन गया। तो अब एट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन होगी कि रिडक्शन? एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, तो हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। एनोड अगर है तो उस पर ऑक्सीडेशन होना ही होना है। तो चलिए भाई, सबसे पहले जिंक है, तो जिंक ब्रेक होगा, जिंक Zn+2 आयन देगा, और क्या देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर 1 मान लें। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहीं तो रहते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे इधर से और यहाँ पर जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर जो Copper+2 आयन है और सल्फेट आयन है, दोनों इस सोल्यूशन में है, Cu+2 आयन। तो Copper+2 आयन इलेक्ट्रॉन देख करके इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, यहाँ जिंक ब्रेक होगा, Zn+2 आयन देगा, ये कोरोड होगा, और यहाँ पर डिपोजिशन होगा, किसका? Copper+2 का डिपोजिशन होगा। इसीलिए ये थोड़ा सा पतला हो जाता है और ये थोड़ा थिक हो जाता है, घना हो जाता है, ये कोरोड हो जाता है। कैथोड पर बताइए, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, ये चेंज होकर बनाएगा Cu। इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1+2, दोनों इक्वेशन को जोड़ना है भाई। तो इधर देखिए, इस साइड में क्या है? जिंक है, और इधर क्या है? Cu+2 है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये कैंसिल। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? जिंक, लेफ्ट साइड में जिंक है और Cu+2 है, तो Cu+2 क्या चेंज होकर बनाएगा? राइट साइड में क्या बचा? Zn+2, Zn+2, और इधर क्या बचा? कॉपर बचा ना। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो ध्यान से देखो, जिंक Cu+2, जिंक Cu+2, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड में, जो एरो के राइट साइड में है Zn+2 है, Zn+2, Cu है, Cu। तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल। चूंकि ये एग्जाम्पल है किसका? डेनियल सेल, DANIEL, ये डेनियल सेल है भाई। गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है डेनियल सेल, जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन, और Cu+2 का Cu में क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसीलिए यह रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हों, वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ऑलरेडी आप लोगों ने इंटरमीडिएट में इसको पढ़ा है। तो हमारे पास दिस रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल, या एक सेल है उसका हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आ गया। तो अब हम लिखना चाहते हैं कि इस सेल रिएक्शन पर कैसे हम नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। हमने ये बताया था कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है
तो पहले सबसे पहला काम यह है कि उसको रिडक्शन फॉर्म में लिखिए। लेकिन हमारे पास अब हमने लिया है दूसरा केस, उसमें ये कहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड या सेल, किसी भी सेल के जो ईएमएफ पर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखने के लिए नस ने कैसे। देखिए भाई, तो हमारे पास, मैं फिर से लिख देता हूँ, हमारे पास ये इक्वेशन आया, जिंक प्लस Cu+2 चेंज होके बना रहा है Zn+2 प्लस Cu आ गया। तो हमारे पास दो सेल हैं, दो हाफ सेल है, एक हाफ सेल जिंक का, दूसरा हाफ सेल कॉपर का। ये जिंक वाला इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है। इन दोनों को साल्ट ब्रिज से हमने अटैच किया है और इनको हमने कनेक्टिंग वायर से अटैच कर दिया है। तो ये बताइए कि हमको इसके लिए ईएमएफ ऑफ द सेल लिखना है, कैसे नस्ट इक्वेशन इस पर अप्लाई होगा। तो मैंने बताया था कि ये राइट साइड का इलेक्ट्रोड है, ये लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मान लें ई राइट है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई लेफ्ट है। तो ये बताइए ई सेल कैसे आप निकालते हैं। मैंने बताया था ई राइट रिडक्शन फॉर्म में माइनस ई लेफ्ट रिडक्शन फॉर्म में। मैंने ये भी बताया था क्योंकि आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम यूनिट में सब्सट्रैक्ट करिए। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन तो यहाँ रिडक्शन। तो ई सेल इज इक्वल टू राइट साइड के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों को घटा देंगे। तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है भाई, हमारा काम ये है, देखिए फिर से समझिए, बच्चा गलती करता है, नहीं समझ पाता है क्या डिफरेंस है। देखो अब हम बच्चे से पूछते हैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, तो ऐसे लिखता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस दिस। ऐसा नहीं, आप सीधे सीधे लिखिए ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लाख कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखिए जब किसी सेल का पूछे तो आप कहेंगे ई सेल एमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये क्या है जी, ये तो ईएमएफ है। ईएमएफ कैसे डिफाइन किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अंतर, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अंतर। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम नस्ट इक्वेशन से निकालना बखूबी जानते हैं ना, अभी अभी हमने निकाला। तो क्या राइट साइड के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नस्ट इक्वेशन से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। बस इसके जो इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन है उसको हम रिडक्शन फॉर्म में लिखें। जैसे अब फॉर एग्जांपल यही निकालना है हमको ये निकालना है, हमको ये निकालना है। दोनों वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, घटा लेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल, वो नस्ट इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए पहले नंबर पे केस 1 हम ले रहे हैं। केस 1 में पहले कौन ले लें? लेफ्ट वाला, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ले रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। पहले आप समझ लीजिए ढंग से, जिंक इलेक्ट्रोड। तो यहाँ ऑक्सीडेशन तो चलेगा नहीं क्योंकि हमको नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। जिंक इलेक्ट्रोड हमको नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, नस्ट इक्वेशन हमको अप्लाई करना है। तो बताइए इसको किस फॉर्म में लिखा जाए? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन ऐसे लिख दें, ऐसे लिख देना और इस पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दें। नहीं भाई, ये ऑक्सीडेशन फॉर्म है, रिडक्शन फॉर्म में सर ऐसे लिखिए Zn+2 इलेक्ट्रॉन चेंज होके बनाया क्या? ये देखिए रिडक्शन फॉर्म में ना। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, कैसे लिखूँगा? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे, ये इलेक्ट्रोड है, रिडक्शन फॉर्म में है, Zn+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक में। इसीलिए मैंने नीचे छोटा सा लिख दिया जिससे कन्फ्यूजन ना हो। इज इक्वल टू ई नॉट Zn+2 Zn, इसका स्टैंडर्ड माइनस RT अपान NF ना। N की वैल्यू कितना जी? RT अपान NF, चलो मैं लिख दे रहा हूँ RT अपान NF, और यहाँ पर क्या ln ना, एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये क्या हुआ? Zn+2। ये आया कि नहीं आया? तो और बताइए, अब मैं इसको इलेबोरेट कर दूं। ई Zn+2 जिंक इज इक्वल टू ई नॉट Zn+2 Zn माइनस ये जो ln है, ये देखिए n की वैल्यू कितना है? n की वैल्यू कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है यहाँ? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन? n की वैल्यू कितना? n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 माइनस
RT अपान 2F, और यहाँ पर क्या लिख लें ln। यहाँ 2 कहाँ से आया जी, चूंकि देखिए इस रिडक्शन फॉर्म के इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू 2 है। एक्टिव मास ऑफ Zn अपान एक्टिव मास ऑफ Zn प्लस 2। यहाँ पर जिंक की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक्टिव मास ऑफ जिंक, देखिए प्योर स्टेट में है ना जिंक, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 2 की 4 सर 1। आपने कहा था कि अगर कोई भी मेटल सॉलिड स्टेट में प्योर स्टेट में हो तो उसकी वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये इक्वेशन रिड्यूस हो करके क्या फॉर्म लेगा, आप लोग लिखिए, इसके नीचे लिख लीजिए, अगर जगह हो तो लिख लीजिए Zn प्लस 2 Zn इज इक्वल टू E0 Zn प्लस 2 Zn माइनस RT अपान 2F ln Zn की वैल्यू कितना 1 अपान Zn प्लस 2। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। मैंने जिंक की वैल्यू 1 रख दिया, क्यों, क्योंकि यहां प्योर स्टेट में है। इसी तरीके से अब केस 2, ये केस 1 हो गया भाई, ये केस 1 और केस 2। केस 2, केस 2 लीजिए, केस 2 में आइए, फार आपकी बार कौन सा इलेक्ट्रोड ले लें, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो रिडक्शन फॉर्म में लिखा जाए Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा Cu। n की वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है। तो चलिए बताइए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा, समझते चलिए भाई। Cu प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो रहा, Cu में, तो मैंने लिखा Cu प्लस 2 इज कन्वर्टेड इनटू द Cu इज इक्वल टू E0, और यहाँ पर क्या Cu प्लस 2 क्या Cu माइनस RT, n की वैल्यू बोलिए 2F ln एक्टिव मास ऑफ Cu अपान एक्टिव मास ऑफ Cu प्लस 2, यही ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू बोलिए, कॉपर की वैल्यू कितना, एक्टिव मास ऑफ कॉपर बराबर 1, सॉलिड स्टेट में है। तो इक्वेशन क्या बना Cu प्लस 2 Cu इज इक्वल टू E0 Cu प्लस 2 Cu माइनस RT अपान 2F ln 1 अपान Cu प्लस 2 दिस। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए भाई, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो यार हमको निकालना क्या है, ई सेल इज इक्वल टू राइट साइड के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर वाले का, वो मैंने ये निकाल लिया। लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जिंक वाले का, तो मैंने ये निकाल लिया। दोनों रिडक्शन फॉर्म में है, दोनों को उठा के रख दिया जाए। नाउ नीचे लिखिए, नाउ अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। नाउ फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, मैं इक्वेशन 1 and 2 को छोड़ के बाकी सब इरेज करता हूं। ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों रिडक्शन फॉर्म में है। तो EMF ऑफ द सेल हम आराम से निकाल सकते हैं। EMF ऑफ द सेल, तो देखिए ई सेल या EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई राइट रिडक्शन फॉर्म में माइनस ई लेफ्ट रिडक्शन फॉर्म में, यही है ना। तो ई सेल इज इक्वल टू, बताइए राइट साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड है जी, लेफ्ट साइड में जिंक था, राइट साइड में कौन था, कॉपर। तो कॉपर वाला लिखा जाए ना, तो लिखिए यहाँ पर ई Cu प्लस 2 Cu माइनस ई, और बोलिए Zn प्लस 2 Zn, दोनों वैल्यूज रख सकता हूं ना, तो रख दीजिए। ई सेल इज इक्वल टू कॉपर वाली वैल्यू बोलिए, क्या आएगा E0 Cu प्लस 2 Cu माइनस RT अपान 2F ln 1 अपान
Cu+2, यही तो है। चलिए माइनस लगाइए, जिंक वाले को लिखिए, जिंक वाले को लिखा जाए। देखिए भाई इधर जिंक वाले को लिखा जाए तो बोलिए, इसको बोलिए E0 Zn+2 Zn माइनस RT/2F ln 1/Zn+2, ये देखिए 1/Zn+2 दिस। अब इसको सॉल्व करना है। आप लोग मैथमेटिक्स के आदमी हैं, इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं भाई। आप लोग गणित के आदमी हैं, मैथमेटिक्स के आदमी हैं, इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए Cu+2 हम माइनस कर दें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो E सेल इज इक्वल टू E0 Cu+2 Cu माइनस E0। पहले देखिए मैं इसको ओपन कर देता हूं, E0 Cu+2 Cu माइनस RT/2F ln 1/Cu+2। अब माइनस लगाइए, माइनस माइनस, ये माइनस तो यहाँ पे प्लस है, और माइनस का मतलब माइनस E0 Zn+2 Zn और माइनस माइनस क्या प्लस RT/2F ln 1/Zn+2। तो देखिए भाई इस क्वांटिटी को और इसको क्या हम एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर लीजिए। तो E सेल इज इक्वल टू E0 Cu+2 Cu माइनस E0 Zn+2 Zn। और देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, और इसको माइनस कर लें, पहले इसको लिख लें, पहले इस क्वांटिटी को लिख लें, तो प्लस RT/2F ln 1/Zn+2। और बताएं, फिर उसके बाद माइनस साइन लगाइए, RT/2F ln 1/Cu+2। यहां देखिए भाई कुछ कॉमन है, RT/2F कॉमन है ना, कॉमन है कि नहीं कॉमन है? या इसको अगर हम ऊपर ले चलें तो ये क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, और इसको ऊपर ले चलें तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो लेकिन इसमें कॉमन कर लीजिए। नेक्स्ट इसी के आगे लिखिए, यहाँ से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये, तो E सेल इज इक्वल टू E0 Cu+2 Cu माइनस E0 Zn+2 Zn। ओके, यहां पर कुछ कॉमन हो रहा है, RT/2F कॉमन हो रहा है, RT/2F कॉमन हो रहा है, तो मैंने कॉमन कर लिया। यहां पर इरेज कर देता हूं इसको, कुछ जगह बन जाएगी। तो देखिए भाई यहां पर कॉमन हुआ, क्या कॉमन हुआ? RT/2F कॉमन हो गया, तो बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, क्या बचा? ln 1/Zn+2 माइनस ln 1/Cu+2। यही तो बचा हुआ है, यही बचा है ना, ये देखिए यही चीज तो बची हुई। यहाँ RT/2F कॉमन, RT/2F कॉमन, तो ये क्वांटिटी बची माइनस ये क्वांटिटी, तो मैंने दोनों चीजों को लिख लिया। अब ये देखिए ये क्या है? E0 Cu+2 Cu माइनस E0 Zn+2 Zn, मतलब ये जो इधर जिंक इलेक्ट्रोड था, इधर कॉपर इलेक्ट्रोड, ये जिंक वाला इलेक्ट्रोड था, ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोड को साल्ट ब्रिज की मदद से हमने कनेक्ट कर दिया ना, हाँ कर दिया। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यही देखिए कॉपर, माइनस लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में ये, और ये है क्या? E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, स्टैंडर्ड स्टेट ना। अरे भाई E सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, तो इसको स्टैंडर्ड स्टेट सेल कर दीजिए। और किसके बराबर है ध्यान रखिएगा,
राइट साइड के इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड, तो ई नॉट सेल माइनस प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर RT अपान 2F ऐसे है। देखिए भाई इसको सॉल्व करिए, जब ये जिंक ऊपर जाएगा, जब ये जिंक ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, ln Zn प्लस 2 की पावर क्या होगा -1, और यही माइनस एक फार्मूला होता है ln m की पावर n इज इक्वल टू n log m, यही होता है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस ln और यहाँ पर क्या Zn प्लस 2, यही तो होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना माइनस ln और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं Zn प्लस 2, और यहाँ पर जब कॉपर ऊपर जाएगा तो Cu प्लस 2 की पावर -1 वो फ्रंट पे आएगा माइनस, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ln Cu प्लस 2, Cu प्लस 2, दिस इज दिस। तो इस तरीके से ई सेल बराबर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस RT अपान 2F RT अपान 2F, तो इसको हम पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो क्या हुआ ln Cu प्लस 2 और यहां पर क्या हुआ माइनस ln Zn प्लस 2, Zn प्लस 2, ये हो गया ना। अच्छा एक फार्मूला होता है क्या, ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ln m अपान n, ये फार्मूला होता है, मतलब ln p माइनस ln q इज इक्वल टू ln p अपान q, दिस अपान दिस हो जाता है। अगर कहीं लिखे ln t माइनस ln q तो ये वैल्यू हो जाएगी ln t अपान q, दिस ये वैल्यू हो जाएगी। तो इधर देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस RT अपान 2F, और ये बताइए ln m, इसको m मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए n, तो क्या हो जाएगा ln m अपान n, तो Cu प्लस 2 अपान Zn प्लस 2, यही आया। अब ये ध्यान दीजिए कि कहीं कहीं ln m अपान n लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ln n अपान m, अगर कहीं लिखा है ln t अपान q तो इसको लिख सकता हूँ ln q अपान t। यहाँ पर m अपान n है, लेकिन अगर माइनस लगा देंगे तो यही n अपान m हो जाएगा, अगर कहीं t अपान q लिखा है तो माइनस लगा दें q अपान t हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, इसको हमको चेंज करना है, Zn को ऊपर ले आना चाहते हैं और कॉपर प्लस 2 के नीचे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, हाँ, तो लिखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपान 2F, और क्या लिखें ln एक्टिव मास ऑफ Zn प्लस 2 अपान एक्टिव मास ऑफ Cu प्लस 2। तो दिस इज द EMF, दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन ऑन द EMF ऑफ ए सेल। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपान 2F ln Zn प्लस 2 अपान Cu प्लस 2। एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि ये ई नॉट सेल है क्या, यहाँ पे ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल, यहीं पर बच्चा गलती करता है, यहीं समझ नहीं पाता विद्यार्थी। यहाँ पे ई नॉट सेल क्या है जी, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cu प्लस 2 Cu माइनस ई नॉट Zn प्लस 2 Zn, यही तो है। तो इसको कहीं नोट करिए, जहां पर ये क्वेश्चन लिखे उसी के नीचे लिखिए वेयर ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cu प्लस 2 दिस। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये देखा कि ई सेल इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें किसी के लिए तो ई सेल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए भाई, हमारे पास फार्मूला आया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपान क्या 2F, यही आया ना। ln को LOG अगर हम कर दें तो क्या होगा 2.303 LOG, और क्या है वहां पर एक्टिव मास ऑफ Zn प्लस 2 अपान एक्टिव मास ऑफ Cu प्लस 2, यही तो है।
तो इसको हम लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान 2F log एक्टिव मास ऑफ Zn+2 अपान एक्टिव मास ऑफ Cu+2। हम इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू मैंने बताया था 2.033 RT अपान F की वैल्यू 0.0591। अगर कोई बच्चा इसको लिखना चाहे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान क्या 2 और log यहाँ पर Zn+2 अपान एक्टिव मास ऑफ Cu+2। दिस इज दिस। इस तरीके से आपने ये देखा कि आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन थी, ओवरऑल रिएक्शन क्या थी? ओवरऑल रिएक्शन ये थी कि Zn+2, ओवरऑल रिएक्शन क्या थी? ओवरऑल रिएक्शन थी ये Cu+2 ऊपर है, Cu+2 ऊपर है, Cu+2 ऊपर है भाई, Cu+2 ऊपर है, यहाँ पर Cu+2 है, Cu और नीचे Zn+2, यहाँ Cu+2 Zn। ये देखिए यही क्वेश्चन से तो मैंने बनाया है ना। ई सेल इज इक्वल टू, जब इसको चेंज किया है हमने तो Cu+2 ये नहीं सॉरी Zn+2 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 Zn+2, ठीक है, ये Zn+2 अपान Cu+2 है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल RT अपान 2F ln Zn+2 अपान Cu+2। तो यहाँ पर Zn+2 अपान Cu+2। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखी। तो इन जनरल मैं अप्लाई करना चाहता हूं कि फॉर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो लिखिए नोट करके, फॉर ए जनरल रिएक्शन, नोट करके लिखिए, फॉर ए जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन, ए मोल ए के, ऐसे लिखिए ऐसे, फॉर ए जनरल रिएक्शन ए मोल ए के बी मोल बी के, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, तो बना रहा है सी मोल सी के और डी मोल डी के। ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, बी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, बी ए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन फॉर ए सेल, बी ए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन फॉर ए सेल, बी ए इलेक्ट्रोकेमिकल, यहाँ पर लिख लीजिए बी ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बी ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल फॉर ए बी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन फॉर ए सेल, किसी भी सेल के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो चलिए लिखा जाए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास वैल्यू आई ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या लिखें, C की पावर C इंटू D की पावर D अपान A की पावर A इंटू B की पावर B। तो दिस इज द ई सेल। इसके लिए अगर कोई बच्चा कहे चेंज करना है सर, तो आप 2.303 RT अपान NF को चेंज कर दीजिए ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0591। ए सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान क्या n, और यहाँ पर क्या log C की पावर C D की पावर D अपान A की पावर A इंटू B की पावर B। तो दिस इज द MF ऑफ द सेल। और ई नॉट क्या है, राइट साइड के इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड की वैल्यूज क्या हो जाएंगी 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि ई सेल इज इक्वल टू, ये अगर हम आपको इसी तरीके से तमाम दें
तो कैसे आप लिखेंगे? मान लीजिए कि मैंने आपको दिया कि एल्युमिनियम +3, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, Cu+2 चेंज होके बना रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और ये बना रहा है एल्युमिनियम +2 और क्या बना रहा है Cu। तो आप कैसे लिखेंगे? हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपान जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2 log प्रोडक्ट में एल्युमिनियम +2 है और ये तो 1 हो जाएगा अपान दिस कंसंट्रेशन इंटू दिस कंसंट्रेशन, एल्युमिनियम +3 कंसंट्रेशन इंटू Cu+2 कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी सेल रिएक्शन के लिए हम आराम से EMF निकाल सकते हैं। तो Zn+2 जिंक में और कॉपर+2 कॉपर में बदल जाता है। तो देखिए भाई, हमारे पास एक सेल था जो कि ये था डेनियल सेल, Zn+2 प्लस Cu। Zn+2 कैसे था? Zn+2 इलेक्ट्रॉन चेंज होकर किस में बना रहा था? जिंक में। और Cu+2 इलेक्ट्रॉन किस में? Cu में। ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट हमने किया था। तो ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट और दोनों को कैलकुलेट किया था तो हमने पाया था, हमारे पास जो सेल इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी? ये लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है, ये राइट साइड का इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर जिंक चेंज हुआ Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन और इसको क्या हुआ? Cu+2 इलेक्ट्रॉन Cu। तो दोनों को अटैच किया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आया? जिंक प्लस Cu+2 क्या आया? Zn+2 दिस। तो नीचे एक नोट करके लिखिए, फाइनली वी हैव, नीचे लिखिए फाइनली वी हैव, नीचे एक नोट करके लिखिए फाइनली वी हैव फॉर द फाइनली वी हैव फॉर द डेनियल सेल, फॉर द डेनियल सेल। डेनियल सेल के लिए हमारे पास क्या चीज़ है उसको नोट करिए। तो डेनियल सेल में जो रिएक्शन होती है, सेल रिएक्शन, वो क्या होती है? सेल रिएक्शन। डेनियल सेल में सेल रिएक्शन कौन सी होती है भाई? वो यही होती है ना, आइट एनोड पर कौन सी होती है? आइट एनोड पर होगी जिंक, चेंज हो रहा है Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन। आइट कैथोड पर कौन होगी? नोट कर लीजिएगा, आइट कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बनाया? Cu। हमने दोनों को जोड़ दिया तो ये कैंसिल, तो क्या बचा लेफ्ट साइड में बताइए? जिंक, ये जिंक और Cu+2 और इधर क्या बचा? Zn+2 और क्या? Cu। तो ई सेल कैसे निकाला जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0. देखिए समझिए भाई सब लोग, 0.0591 अपान n। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैं इसमें? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये तो 1 हो जाएगा, Zn+2 अपान ये क्या? ये तो देखिए Zn+2 इंटू कॉपर, ये कॉपर लिख दिया, अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये क्या हुआ? Zn और यहाँ पर क्या? Cu+2। तो ये बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कॉपर प्योर सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे जिंक प्योर सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपान 2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। यहाँ पर क्या होना चाहिए? LOG। यहाँ पर क्या लिखा? LOG। और कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपान कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। यही तो है, यही है ना? आप मिलाइए अभी जो आपने लिखा, आपने अभी जब मैंने डेराइव किया तो यही तो आपने लिखा था। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 log Zn+2 अपान Cu+2। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी सेल के लिए, मान लीजिए कि A मोल A के, B मोल B के आपस में रिएक्शन करके C मोल C के और D मोल D के बना रहे हैं, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो कैसे लिखेंगे? फिर से देखिए, ई सेल लिखवा चुका हूं मैं, E0 सेल माइनस
0.0591 अपान एन। एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए, एन लाग, बोलो भाई लाग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जितने भी प्रोडक्ट हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट। बस इतना देखना है कि अगर कोई प्योर फॉर्म में है, जैसे प्योर सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो इनकी वैल्यू 1। बस यही है, दिस इज द फाइनल फार्मूला। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लाग। जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, चलिए लिखिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द ईएमएफ ऑफ ए सेल। राइट डाउन, एक क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द ईएमएफ ऑफ ए सेल, राइट डाउन ईएमएफ ऑफ ए सेल बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन, बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन को बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन। ये एग्जांपल है 2 मोल ए के, 3 मोल बी के, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, और सी मोल सी के और 5 मोल डी के बन रहे हैं। तो चलिए इसके लिए ई सेल बताइए भाई सब लोग। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन ना, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं 4 लाग, यही तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पूरा प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है। तो चलिए आगे लिखता हूं मैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान 4 लाग, प्रोडक्ट में बोलिए सी है और डी है, तो सी की पावर सी इंटू डी की पावर क्या हो जाएगा 5 अपान रिएक्टेंट में ए की पावर क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट 2 इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा 3। तो दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। यही है, बस कंफ्यूज नहीं करना है भाई, कंफ्यूज नहीं करना है। और ये ध्यान देना है कि प्योर सॉलिड, लिक्विड और गैस 1 एटमॉस्फेयर पर है, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम यूनिट ले लेंगे। अगले टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, हेडिंग डाल दीजिए। अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि नस्ट इक्वेशन क्या है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए अगर नस्ट इक्वेशन आपसे लिखवाया जाए तो आप लिखते हैं कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपान एन, यहाँ पर लाग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी सेल के लिए तो आप यहाँ जहाँ ई है यहाँ ई सेल कर देंगे, यहाँ ई नॉट सेल कर देंगे, माइनस सारी चीज़ें वैसे रहेंगी 0.0591 लाग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बस इतना याद रखना है कि प्योर सॉलिड अगर है, लिक्विड है और गैसेज हैं तो इनके लिए वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी हमेशा 1। ठीक है, तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ और आपको ये सजेशन देता हूँ कि जितना भी आज हमने पढ़ाया इसको कॉपी और पेन से लिख के बार बार पढ़िए, क्योंकि बार बार लिखने से, प्रैक्टिस करने से ही केमिस्ट्री आती है। आँख से देखने से केमिस्ट्री बहुत याद नहीं हो पाती है। और मेरा एक जो मंत्र है कि श्रमम बिना न किमपि साध्यम, बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है, इसलिए परिश्रम करिए, श्रम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा।